4 दिन की भूखी सुमन के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। खाने की तलाश में बेचारी पागलों की तरह यहाँ से वहां भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर जाती है, जहां उसे बेकार हुए खाने का सामान नजर आता है। सुमन बेकार हुए खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर तूने मुझ गरीब की किस्मत में इतना दुख क्यों लिख दिया? गरीबी की मार तो है ही, भूख की मार से भी दिन दिन मर रही हूँ मैं। इससे तो अच्छा है तू मुझे अपने पास बुला ले, या फिर इस दर्द भरी जिंदगी में थोड़ी राहत दे दे। ऐसे ही सुमन कूड़ेदान में अपने लिए कुछ तलाशने लगती है, पर उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। खाने और रोजगार की तलाश में सुमन इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुमन एक ढाबे वाले के पास जाती है और हाथ जोड़कर मांगते हुए कहती है, साहब, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खाना दे दो। आपका बहुत भला होगा, दे दो साहब, चाहे बासी ही दे दो। अरे जा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज रोज मांगने के लिए। अरे मुफ्त का राशन आया हुआ है क्या तुम्हारे नाम का, जो मुंह उठाकर मांगने के लिए चले आते हो? साहब, थोड़ा रहम कर दो, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा खाना दे दो, इस गरीब का भला हो जाएगा, पेट को थोड़ा आसरा हो जाएगा। अरे जा यहाँ से, नहीं तो अब मैं तुझे मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा, फिर अच्छे से रहेगी तू। सुमन को जली कटी सुनाकर ढाबे का मालिक उसे वहां से भगा देता है। बेचारी सुमन रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी उसकी नजर झूठे बर्तनों की तरफ जाती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ था। सबकी नजरों से छुपते छुपाते हुए सुमन बर्तनों में से झूठा खाना उठाकर खाने लगती है। तभी ढाबे का मालिक सुमन को झूठन खाते हुए देख लेता है और सुमन को धक्का देते हुए जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, बदतमीज लड़की, तुझे एक बार मुंह से समझाया तो समझ नहीं आया, कैसे बेशर्म की तरह क्या खाने लग गई। चल निकल जा यहाँ से, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगा अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगी। दफा हो जा यहाँ से। रोती हुई सुमन बिना कुछ कहे सर झुकाए वहां से चली जाती है और कुछ दूर जाकर रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है और खुद को कोसते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर मैंने क्या बुरा किया था जो मुझे ऐसा दर्द भरा जीवन दे दिया? ना खाने को रोटी है, ना बदन पर अच्छे कपड़े, और ना ही रहने को मकान। आखिर तूने मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों था? ताकि हर कोई मुझे जलील कर सके? अब ये और सहन नहीं होता भगवान, नहीं होता। सुमन भूख से तड़प कर आज गरीबी के आगे घुटने टेक कर खुदकुशी करने के लिए चलती गाड़ी के आगे छलांग लगाने वाली होती है कि तभी उसकी नजर रेड लाइट पर फूल बेचने वाली एक गरीब माँ पर जाती है, जिसने अपने छोटे से बच्चे को एक चुन्नी के सहारे से अपने साथ बांधा हुआ था और तपती धूप में फूल बेच रही थी। उसे देखकर सुमन अपने कदम पीछे कर लेती है और कहती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं होती हैं? जो मेरी किस्मत का लिखा है उसे तो मुझे भुगतना ही होगा। फिर चाहे मैं हंसकर भोगूं या रोकर, भुगतना तो मुझे ही होगा। मैं ऐसे किस्मत के आगे हार नहीं मान सकती। अपनी भूख की लड़ाई को मैं जीत कर रहूंगी। वक्त गुजरता जाता है। सुमन को कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता, जिसके बाद सुमन अपनी भूख से बेहाल गलियों में भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो भीख मांगते हुए मंगला के दरवाजे पर जा पहुंचती है और गुहार लगाती है, मालकिन, अरे ओ मालकिन, कुछ खाने को दे दो। कोई सूखी रोटी, अचार, सब्जी, बासी रोटी कुछ तो दे दो, जिससे इस गरीब की भूख मिट जाए। बड़े दिन हो गए, कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो, भगवान आप पर बहुत रहम करेगा। सुमन की आवाज सुनकर मंगला बाहर आती है और बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, हाँ हाँ, भला तो करेगा ही ना। तुम जैसों के लिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ मुफ्त में आटा, सब्जी, मसाले छोड़ गया था। बस हम बनाते रहें और तुम जैसों के पेट में बैठे रहें। खुद ना खाएं, अपना निवाला भी तुम्हारे मुंह में डाल दें।
रोज आ जाते हैं कुछ नहीं खाया करते हुए। मालकिन, खाना नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ऐसे ताने तो मत दो। अगर मेरा कोई परिवार होता तो मैं आज आपके घर ऐसे खाने के लिए ना भटक रही होती। मदद कर सकती हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। वाह वाह, तेवर तो देखो, एक तो मांगने वाली है, ऊपर से इतना तड़ी में जवाब दे रही है। अरे जा, तेरे जैसे रोज आते जाते हैं, आई बड़ी। मंगला के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर से उसका बेटा शुभम बाहर आता है और अपनी माँ को ऐसे चिल्लाते देखकर वो उसे चुप करवाते हुए कहता है, अरे माँ, क्या हो गया आपको? क्यों बिन बादल बरसात जैसे बरस रही हो? इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे बेटा, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? दुनिया भर के गरीबों की भूख मिटाने का ठेका क्या हमने ले रखा है? रोज की रोज कोई न कोई आ रहा है, रोटी दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो। अरे मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना है। माँ, किसी भूखे को रोटी देना बड़े पुण्य का काम होता है। ऐसा गुस्सा क्यों करती हो? जाओ, जो बचा हुआ खाना रखा है वो इस लड़की को दे दो। इसे देखकर लगता है इसने कई दिनों से सच में कुछ नहीं खाया। मैं नहीं देती कुछ भी, जो करना है खुद कर ले। इतना कहकर मंगला मुंह टेढ़ा कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद शुभम रसोई घर से बचा हुआ खाना लेकर आता है और सुमन को देते हुए कहता है, ये लो, खाना खा लो, तुम्हारे पेट में थोड़ा आसरा हो जाएगा। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पहले कभी देखा नहीं। मेरा नाम सुमन है। मैं गरीब भूखी लड़की हूँ, जिसे पेट भरने के लिए दाना भी बड़ी गनीमत से मिलता है, वो भी हजारों लोगों के ताने और दिन भर जिल्लत उठाने के बाद। कोई रहम करके थोड़ा बहुत दे देता है, नहीं तो यूं ही दिन बीत जाता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी और हालात दोनों को समझ सकता हूँ। अभी तुम ये खा लो, कुछ और चाहिए तो बता दो। आपने इस गरीब का पेट भर दिया साहब, यही बहुत है। अब कुछ दिन भूखा रहने की ताकत मिल जाएगी। मैं किसी छोटे मोटे काम की तलाश में हूँ, ताकि खुद का पेट भर सकूं। अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे दोस्त की यहाँ काम वाली की जरूरत है। अगर तुम घर का काम कर सको तो मैं तुम्हारे लिए बात कर देता हूँ। हाँ साहब, क्यों नहीं, आपकी बड़ी कृपा होगी। सुमन को खाना खिलाने के बाद शुभम उसे अपने साथ अपनी दोस्त राजू और उसकी पत्नी मेघा के पास ले जाता है और उसके काम करने की बात करता है। सुमन को राजू और मेघा के घर पर नौकरानी का काम मिल जाता है। वक्त गुजरता है, सुमन के हालात सुधरने लगते हैं। अब उसे 2 वक्त की भरपेट रोटी मिलने लगी थी, पर राजू की नियत सुमन पर कुछ सही नहीं थी। जब कभी भी सुमन घर में अकेली होती, राजू किसी न किसी बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करता, पर नौकरी चली जाने के डर से सुमन कभी भी इस बात का विरोध नहीं कर पाती और ना ही किसी से कुछ कह पाती। ऐसे ही एक दिन जब मेघा बाजार गई थी, तभी मौका पाकर राजू सुमन के पास आता है और कहता है, सुमन जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाओ अभी। सुमन जल्दी से चाय बनाकर ले आती है और राजू को जैसे ही देती है, तभी राजू चाय का कप पकड़ने के बहाने सुमन का हाथ पकड़ लेता है। हड़बड़ाहट में गरम गरम चाय सुमन के हाथ पर गिर जाती है और वो कहती है, साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? दूर रहिए मुझसे, नहीं तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर यहाँ जमा कर लूंगी और बता दूंगी कि आपके गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे जा, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अरे तेरे पेट की भूख मिटाने के लिए हमने तुझे इतने दिन इतनी रोटियां खिलाई हैं, इतना नमक खाया है, उसका थोड़ा मूल उतार दे मेरी जान। सारी जिंदगी बढ़िया खाना खिला दूंगा। राजू सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सुमन अपने बचाव में पास में रखा वास उठाकर राजू के सर पर वार कर देती है। तभी वहाँ मेघा आ जाती है। सुमन मेघा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मेघा उसकी बात नहीं सुनती और मेघा उसे जेल सलाखों के पीछे डलवा देती है। गरीब सुमन अपनी भूख के चलते जेल की सलाखों के पीछे चली जाती है, जहां उसे बेरहमी से मारा पीटा जाता है। कुछ वक्त बाद मेघा को अपने घर के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से राजू का सारा सच पता चलता है। मेघा जल्दी से अपनी कंप्लेंट वापस लेती है और सुमन को रिहा करवा देती है
और उससे माफी मांगते हुए कहती है, सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने एक औरत होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझा, तुम्हारी आंखों में सच नहीं देखा। मुझे माफ कर दो। मालकिन, मुझ गरीब की जिंदगी में ही भूख और इज्जत की लड़ाई लिखी हुई है। बहुत दिन जिंदगी में भूखे बिताया है, पर खाने की भूख से बड़ी मेरी इज्जत की भूख है, जिस पर मैंने कभी कोई आंच नहीं आने दी। खाने को रोटी मिले ना मिले, पर इज्जत गवाकर कभी एक गरीब का पेट नहीं भर सकता। सुमन की बात सुनकर मेघा उसे गले से लगा लेती है और थोड़े ही समय बाद राजू को डाइवोर्स देकर उससे हमेशा के लिए अलग हो जाती है। इसके बाद मेघा सुमन को छोटी बहन बनाकर अपने साथ अपने घर पर रखती है। इस तरह से सुमन को उम्र भर के लिए इज्जत और रोटी दोनों मिल जाती है। महिमा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। बड़ी मुश्किल से उसके माता पिता ने उसकी शादी अर्जुन नाम के लड़के से की थी। मायके की तरह महिमा का ससुराल भी बेहद गरीब था, पर इस बात से कभी वो उदास नहीं रहती थी। उसके जीवन में कोई कमी थी तो केवल एक संतान की। महिमा की शादी को 4 साल हो गए थे और अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक शाम महिमा गली में खेल रहे बच्चों को निहार रही थी। तभी सरस्वती नाम की एक औरत उन बच्चों को भगाते हुए बोलती है, अरे जाओ जाओ बच्चों, चले जाओ यहाँ से। ये डायन देखो तो तुम्हें कैसे गहरी नजरों से देख रही है। अरे खुद की औलाद नहीं है ना, इसीलिए दूसरों की औलाद को देखकर जल रही है। जाओ बच्चों जाओ, इससे पहले कि इसकी बुरी नजर तुमको लग जाए। कहीं और जाकर खेलो, क्योंकि ये तो यहाँ से जाएगी नहीं, इसीलिए तुम ही चले जाओ। सरस्वती सभी बच्चों को वहां से भगा देती है, लेकिन उसकी कहीं बातों से महिमा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। जिसके बाद सरस्वती महिमा से कहती है, क्यों री, तू खुद तो बांझ है ही, अब क्या दूसरों की खुशी भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती? अरे क्यों घूर घूर कर देख रही है बच्चों को? खा जाएगी क्या इन्हें? शर्म नहीं आती औरों के बच्चों पर बुरी नजर डालते हुए? अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, पर तू तो ठहरी पापन, तभी तो भगवान तेरी कोख से नहीं जन्मे। सरस्वती बहन, एक औरत होते हुए दूसरी औरत को ऐसा कहते आपको शर्म नहीं आती? माना कि मेरी खुद की संतान नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी लोगों से ईर्ष्या करूं। मैं बस उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, उन्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। अरे जा जा, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने, आई बड़ी झूठी ममता दिखाने वाली। अरे तेरे जैसे गरीबों की झूठी ममता बहुत देखी है मैंने। तेरे जैसे ही लोग होते हैं जो ऐसे मासूमों का व्यापार भी कर देते हैं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ममता का ढिंडोरा लेकर। इतना कहकर सरस्वती वहां से चली जाती है, पर उसके कड़वे बोल सुनकर रोती हुई महिमा अपने घर आती है, जहां उसकी सास सुमित्रा उसे देखकर कहती है, क्यों री, क्या हो गया? क्यों इतने बड़े बड़े आंसू बहा रही है? क्या हो गया? अरे कुछ बोलेगी भी कि मुंह में दही भर के बैठी है? सासू माँ, वो सरस्वती है ना, आज उसने फिर से मुझे भला बुरा सुनाया। मैं तो बस गली में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी और कुछ नहीं। अरे तो किसने कहा है लोगों के बच्चों को निहारने को? 4 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक मुझे दादी बनने का, मेरे बेटे को बाप बनने का, खुद को माँ बनने का सुख नहीं दे पाई। हमारे तो कर्म ही फूट गए थे जो तेरी जैसी पापन को बहू बना लिया। ना जाने कौन से पापों का फल तेरे साथ साथ हमें भी भुगतना पड़ रहा है। अरे ताने नहीं देंगे लोग तो क्या तेरी पूजा करेंगे? सुमित्रा की बातें सुनकर महिमा को और दुख होता है और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। औलाद न होने की वजह से महिमा की जिंदगी में गरीबी के साथ साथ निसंतान होने का ज्यादा दुख था, क्योंकि हर कोई उसे बांझ होने का ताना दिया करता। ऐसे ही एक रात महिमा अर्जुन के साथ घर आ रही थी। दोनों एक सुनसान से रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उसके कानों में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आती है और वो अर्जुन से कहती है, अर्जुन, क्या आपने कोई आवाज सुनी? छोटा बच्चा रो रहा है और वो भी बहुत बुरे तरीके से रो रहा है। आवाज तो आ रही है, पर इतनी रात को छोटा बच्चा इस जगह पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। आसपास देखते हैं। अर्जुन,
लगता है किसी बच्चे को जरूरत है हमारी। आप जरा अपने फोन की लाइट चलाना, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। महिमा के कहने पर अर्जुन अपने फोन की टॉर्च को ऑन करता है, जिसके बाद इधर उधर वो आवाज को तलाशने लगता है। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे कपड़े के अंदर लिपटा हुआ बच्चा, जिसके बदन पर अभी भी प्रसव पीड़ा का खून लगा था, नजर आता है। महिमा उस बच्चे को जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगा लेती है और वो बच्चा एकदम शांत हो जाता है। महिमा रोते हुए कहती है, हे भगवान, कौन है ऐसी पत्थर दिल माँ जो अपने नवजात शिशु को इतनी रात को ऐसे पेड़ के नीचे छोड़कर चली गई। एक बार भी उसका ममता भरा दिल नहीं कांपा, उसके हाथ नहीं डगमगाए ऐसे छोटी सी जान को जो इस अंधेरे रास्ते में छोड़ दिया। अभी तक तो इसने ठीक से आंखें भी नहीं खोली है और उसे ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया तड़पते हुए। महिमा, हमें आसपास पूछना चाहिए कि बच्चा किसका है, कहीं ऐसा ना हो कि सच कुछ और ही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें किसी से कुछ नहीं पूछना। अरे कौन पागल है जो अपने नवजात शिशु को ऐसे छोड़ जाएगा? ये देखिए, ये एक बेटी है। समाज में आज भी बेटियों के भेदभाव के कारण ना जाने कितनी ही बेटियां ऐसे मर रही हैं। लेकिन इसकी माँ मैं बनूंगी, मैं पालूंगी इसे और आप बनेंगे इसके पिता। आज से ये बच्ची हमारी है। इतना कहकर महिमा फिर उस बच्चे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद अर्जुन और महिमा नवजात बच्चे को अपने घर लाते हैं। घर पहुंचते ही सुमित्रा महिमा के हाथों में बच्चा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिस पर सुमित्रा भड़कते हुए कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कांड कर रही है, पागल हो गई है क्या? किसी का भी बच्चा उठा लिया तूने, अपना बच्चा बना लिया और बनाया भी तो एक लड़की को। हम पहले ही गरीब हैं, लड़की की शादी कैसे होगी? धन कहाँ से लाएंगे? जहाँ से लेकर आई है वही छोड़ो इस पाप को। ना जाने कौन है, किसकी है, कोई क्यों छोड़ गया? नहीं सासू माँ, मैं इस बच्ची को कहीं नहीं छोड़कर आऊंगी। ये बच्ची मेरी है, मैं इसकी माँ हूँ। अगर आप लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो चाहे आप मुझे घर से निकाल दीजिए, मैं इस बच्ची को खुद से जुदा नहीं करूंगी। महिमा का जवाब सुनकर सुमित्रा और भड़क जाती है और गुस्से में महिमा और उसकी बेटी को घर से निकाल देती है। अर्जुन भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर सुमित्रा अपने बेटे की भी नहीं मानती और महिमा को अपने घर से बेदखल कर देती है। महिमा अपने बच्चे को सीने से लगाए चुपचाप चली जाती है और दर बदर भटकने लगती है। जैसे तैसे कुछ दिन बीतते हैं। महिमा अपनी बेटी का नाम चाहत रखती है। ऐसे ही एक रोज चाहत दूध पीने के लिए बिलख बिलख कर रोने लगती है, पर महिमा के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। इतने पर भी गरीब महिमा की ममता परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकती और महिमा लगातार मेहनत कर करके जैसे तैसे चाहत का पेट भर ही दिया करती। वक्त गुजरता है और चाहत 5 साल की हो गई थी। अब महिमा के पास रहने के लिए एक कमरा था और वो एक मनिका नाम की बहुत रईस औरत के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। ऐसे ही एक शाम मनिका जोर जोर से रो रही थी, तभी वहां पर महिमा आती है और कहती है, माफ करना मालकिन, पूछने का हक नहीं है, पर आप इसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक ठाक तो है ना? सब कुछ ठीक है, बस कुछ पुरानी बातें हैं जिनके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उन्हीं बातों को याद कर कर बस रो रही थी। ऐसा क्या है मालकिन? आप चाहो तो मुझे दिल का हाल कह सकती हो। बात यह है कि मनिका युग नाम के लड़के से बहुत प्यार किया करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर मनिका के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। प्यार की हदों को पार करते हुए मनिका शादी से पहले ही युग के बच्चे की मां बनने वाली थी। जैसे ही ये खबर उसके माता पिता को लगती है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मनिका को सभी से दूर ले जाते हैं, जहां मनिका एक बच्ची को जन्म देती है, जिसके पैदा होते ही मनिका की मां उसे उससे हमेशा के लिए दूर कर देती है।
मेरी बच्ची को ना जाने मेरी माँ ने उस रात कहाँ छोड़ दिया, और इतना सब कुछ होने के बाद युग ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ना जाने मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, वह जिंदा भी होगी या। मैं इतनी बुरी माँ हूँ। आज मेरे 2 बच्चे हैं, पर मेरी वो बच्ची, मैं उसे अपने कभी सीने से भी नहीं लगा पाई। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। मनिका की बातें सुनकर महिमा के आगे उसी रात के दृश्य आने लगते हैं, जब उसे चाहत कपड़े में लिपटी हुई मिली थी। जिसके बाद महिमा मनिका को उस रात की सारी सच्चाई बताती है। अब सारी बातें साफ हो चुकी थी। उस रात मिली हुई बच्ची मनिका की बेटी थी और 5 साल बाद अपनी बच्ची को मिलने और उसे देखने की उत्सुकता से मनिका खुशी से झूम रही थी। और मनिका महिमा से चाहत से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। महिमा उसे चाहत के पास अपने घर ले जाती है। मनिका चाहत को देखते ही उसे गले से लगा लेती है, पर चाहत उसकी बाहों से निकलकर महिमा की बाहों में लिपट जाती है और तभी महिमा कहती है, मेरी बच्ची चाहत, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। इस गरीब माँ की ममता यहीं तक लिखी थी। अब तुझे ममता देने वाली तेरी असली माँ मिल गई है। बेटा, ये तेरी असली माँ है, मैं नहीं हूँ बेटा। आज से तो इनकी अमानत है। जा बेटी, अपनी माँ के साथ चली जा। महिमा रोते हुए चाहत को खुद से अलग करती है, पर चाहत महिमा को नहीं छोड़ती। तभी मनिका चाहत के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, नहीं महिमा, ये मेरी नहीं तुम्हारी ही बच्ची है। भले ही इसे मैंने जन्म दिया था, लेकिन उस वक्त जिस तरह ये मुझसे जुदा हुई, मेरे सारे हक तभी खत्म हो गए थे। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बच्ची को माँ बनकर पाला। उसका बचपन तुम्हारे साथ बीता है। जितनी ममता मेरे दिल में इसके लिए नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ममता तुम्हारे दिल में है। और ममता कभी अमीर या गरीब नहीं होती। माँ की ममता बस माँ की ममता होती है, जो तुमने इसे दी है। मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने सही सलामत है। इतना कहकर मनिका वहां से चली जाती है। जिसके बाद से मनिका महिमा को अपने साथ ही अपने बड़े से घर में रहने के लिए जगह देती है। साथ ही वो चाहत की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च अपने सर पर ले लेती है। इस तरह गरीब माँ की ममता उसकी बेटी को उससे बांधे रखती है। साथ ही चाहत को एक साथ 2 माँ का प्यार मिलने लगता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी माँ को प्यार जाहिर जरूर करें। माधवी अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रही होती है। तभी माधवी की नजर अपने रेस्टोरेंट के पास के गरीब छोले कुलचे वाली के नाम से खड़ी रेहड़ी पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी माधवी का पति कमल उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, माधवी क्या हुआ? ऐसे मन क्यों भर रही हो? अरे आज जो कुछ हमें मिला है इस रेड़ी की वजह से मिला है। ये जो नाम है गरीब छोले कुलचे वाली, ये पहचान हमें इसने ही दी है। इसलिए मैंने इसको एक अच्छी याद बनाकर यहाँ रखा है। और फिर मेरी जो हालत थी वो भी तो इससे ही ठीक हुई है, याद है ना? कमल की बात को सुनकर माधवी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। कमल और माधवी की शादी उनके परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के बाद माधवी की जिंदगी में सब सही चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो यही कि कमल बेरोजगार था। ऐसे ही एक दिन माधवी लंच में छोले कुलचे बनाती है और टेबल पर अपनी सास अमला और कमल को सर्व करती है। तभी अमला कहती है, अरे बहू, क्या बात है, आज छोले कुलचे बना लिए, बढ़िया है। हाँ जी माँ जी, मुझे बहुत पसंद है छोले कुलचे। बाहर जाकर खाने का मन नहीं था तो मैंने घर पर ही बना लिया। स्वाद भी अच्छे हैं, अच्छे बने हैं। शुक्रिया। अरे कमल बेटा, तेरे काम की कहीं बात बनी क्या? कब तक घर का खर्चा ऐसे ही मेरी पेंशन के सहारे चलता रहेगा? बेटा, वक्त रहते कुछ कर ले, कल को तेरा खुद का भी परिवार होगा। माँ, आपको क्या लगता है, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? अब अगर नहीं मिल रहा है कई काम तो मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं खुद को या भीख मांगना शुरू कर दूं? इतना अच्छा मूड था खाने का, पर नहीं, कुछ ना कुछ बोलकर आप दोनों सास बहू को मेरा मूड खराब करना ही होता है।
अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ जी तो आपके भले के लिए ही कह रही है ना, खाना तो खा लो। बकवास मत करो तुम भी। और ये छोले कुलचे तुम्हें ही मुबारक हो। बेटा कमा नहीं रहा उस बात का तो इतना दुख है। बहू घर में कुछ रोज रोज नया बना रही है, उसका खर्चा नहीं दिख रहा। इतना बोलकर कमल गुस्से में छोले कुलचे टेबल पर छोड़कर चला जाता है। वक्त गुजरता है। काफी कोशिश करने के बाद भी कमल को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मिलता है तो बस लोगों के ताने, जिस वजह से कमल को शराब पीने की आदत लग जाती है। वो हर रोज शराब पीकर घर आने लगता है। ऐसे ही एक शाम कमल शराब की बोतल हाथ में लिए घर आता है। उसका हाल देखकर अमला कहती है, कमल, ये सब क्या है बेटा? ये क्या हाल बना रखा है? अरे कमल, मुझे कुछ हो गया तो तू अकेले ये घर कैसे संभाल पाएगा? बेटा, तू कमाता तो है नहीं, और जो पैसे हैं उसे भी तू ऐसे पानी की तरह खराब कर रहा है। दो क्या करूं? हाँ, अरे बेटा हूं ना आपका, पाल नहीं सकती हो मुझे? अरे हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। और ये शराब तो अब मैं रोज पीऊंगा, हर दिन पीऊंगा, फिर चाहे चोरी करके ही क्यों ना पीऊं। इतना कहकर कमल वहीं गिर जाता है, जिसके बाद माधवी और अमला मिलकर उसे सोफे पर सुला देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कमल की चिंता में अमला का देहांत हो जाता है, पर कमल शराब पीना बंद नहीं करता। धीरे धीरे कमल घर का सारा सामान एक दिन बेच ही देता है। वह एक दिन तो घर ही बेच देता है। अब कमल और माधवी एक टूटे फूटे से मकान में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह, सुनिए जी, ये लीजिए छोले कुलचे खा लीजिए। ओए कहाँ से गया आई? तेरे पास पैसा कहाँ से आया? वो लाला सेठ है ना, पास वाले, उनके। क्या कहा सेठ? अच्छा तो तेरा सेठ के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो। अरे सब जानता हूँ मैं। घर में एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे दारू का पैसा नहीं है, और तू अपने स्वाद को पूरा करने के लिए अपने छोले कुलचे के लिए सेठ से चक्कर चला रही है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो। कैसा है कैसा नहीं सब पता है मुझे। आज मैं तेरे इस छोले कुलचे के स्वाद का भूत उतारता हूँ, रुक जा। इतना कहकर कमल माधवी को मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ लाला सेठ आ जाता है और बोलता है, अरे ओ कमल, पागल हो गया है क्या? शराब के नशे में अंधा होकर अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। ले, तेरा आशिक आ गया छोले कुलचे वाला तुझे बचाने के लिए। क्यों बे सेठ, चक्कर चल रहा है ना तेरा मेरी बीवी के साथ? छोले कुलचे खिला खिला के मेरा घर बर्बाद कर रहा है ना तू? अरे शर्म कर कमल, माधवी मेरी बेटी जैसी है, और जिन छोले कुलचे की यूं बात कर रहा है ना, वो माधवी ने खुद बनाए हैं। आज मेरे घर मेहमान आए थे, मेरी नौकरानी काम पर नहीं आई, तभी माधवी मेरे पास मदद के लिए आई थी, और मैंने उसे मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए कहा, तो उसने ये बनाया था, जिसके बाद मैंने उसे कुछ पैसे और बचे हुए छोले कुलचे दे दिए। सच जानने के बाद भी कमल माधवी पर यकीन नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है। वक्त गुजरता है। माधवी लाला सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करने लगती है। जो पैसे वो कमाती, उससे वो खुद के लिए एक छोटी सी रेहड़ी खरीदकर गरीब छोले कुलचे वाले के नाम से छोले कुलचे बेचने शुरू कर देती है। लोगों को माधवी के हाथ के छोले कुलचे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वहीं कमल की हालत दिन पर दिन शराब पीने के चलते खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन माधवी को कमल बीच सड़क पर बेहोश हालत में मिलता है और वो जल्दी से उसे होश में लाते हुए कहती है, सुनिए जी सुनिए, क्या हुआ आपको? सुनिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुनिए, उठिए ना, क्या हो गया है आपको? आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? उठिए ना, बात कीजिए ना मुझसे। क्या हो गया आपको? मुझे इनको जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, पर मैं अकेले कैसे ले जाऊं? क्या करूं? इतना सोचकर माधवी जल्दी से कमल को वहीं छोड़ अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी को खाली कर लेती है और जैसे तैसे कमल को उस पर लाद कर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देती है और माधवी से कहती है, जी देखिए माधवी जी, आपके पति ने जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन किया है, जिस वजह से उनके शरीर को काफी सारा नुकसान हुआ है और इस वक्त उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हमें उनके इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप जल्दी से पैसे जमा करवा दीजिए ताकि हम उनका ऑपरेशन शुरू करवा सकें, वरना आपके पति की जान भी जा सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है।
और बेचारी माधवी रोते हुए कहती है, 50,000 में कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। कैसे बचाऊं मैं अपने पति की जान? भगवान, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ। रोते हुए माधवी बाहर आती है, जहाँ उसकी नजर रेहड़ी पर जाती है। बेचारी माधवी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने छोले कुलचे की रेहड़ी को गिरवी रखकर कमल के इलाज के लिए 50,000 ले आती है और जल्दी से अस्पताल में जमा करवा देती है। कुछ ही दिनों बाद कमल माधवी की सेवा और डॉक्टर के इलाज से अच्छा भला हो जाता है, जिसके बाद सेठ लाला कमल से मिलने के लिए अस्पताल में आता है और उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लाला से माफी मांगते हुए बोलता है, सेठ, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आप पर शक किया, जबकि मेरी बीवी तो हीरा है, हीरा। उसे हमेशा से ही छोले कुलचे खाने और बनाने का इतना शौक था और उस दिन भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तुमसे उन्हीं छोले कुलचे के चलते घर से उसे निकाल दिया और तुम्हारा भी अपमान किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। उसकी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस दिलाना चाहता हूँ। मेरी मदद करो सेठ जी, ताकि मैं उसका सपना वापस लौटा सकूं। कमल की बात को सुनकर लाला उसे माफ कर देता है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद साथ ही लाला की मदद से कमल को एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है, जिसके साथ साथ कमल मेहनत मजदूरी का काम भी करने लगता है। कुछ ही महीनों में कमल पैसे जोड़कर माधुरी को उसकी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस से दिलवा देता है। अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस लेकर गरीब माधुरी की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर छोले कुलचे की रेहड़ी पर दिन रात मेहनत करते हैं और हर किसी की जुबान तक अपना स्वाद पहुंचाते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैंने कभी सोचा भी नहीं था किसी गरीब छोले कुलचे वाली का नाम एक दिन इतना ऊंचा उठ जाएगा। अगर उस दिन ये छोले कुलचे की रेहड़ी ना होती तो शायद मैं कभी जिंदा ही ना होता। किसी छोले कुलचे की रेहड़ी की मेहनत के पैसे की वजह से ही तुमने अपना सपना गिरवी रखकर मेरी जान बचाई, जबकि मेरे वजह से तुम्हें जिंदगी में कभी कोई खुशी हुई ही नहीं। चलिए अपने नए रेस्टोरेंट में छोले कुलचे बनाकर उसका शुभारंभ करते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अपने नए रेस्टोरेंट की रसोई में जाते हैं और छोले कुलचे बनाना शुरू कर देते हैं और यूं ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।